अभी मैं एक केस पढ़ रहा था पंजाब का, अफीम की तस्करी में जेल गया और बेल उसको मिली तो हीरोइन की तस्करी करने लग गया। अगर जुडिशियल सिस्टम ऐसा होता कि अफीम की तस्करी करते ही उसको 6 महीने साल भर के अंदर सजा हो जाती 10-20 साल की, तो लौट के हीरोइन की तस्करी करता क्या हो? नहीं करता। इस देश में जो समस्याएं हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण भारत में न्यायिक व्यवस्था का असफल होना। घूसखोरों को सजा नहीं होती इसलिए घूसखोरी चलती है, जमाखोरों को सजा नहीं होती इसलिए जमाखोरी चल रही है, मिलावटखोरों को सजा नहीं होती इसलिए मिलावटखोरी चल रही है, कालाबाजारियों को सजा नहीं होती इसलिए कालाबाजारी चल रही है, नशा तस्करों को सजा नहीं होती इसलिए नशा तस्करी चल रही है, मानव तस्करों को सजा नहीं होती इसलिए मानव तस्करी चल रही है, नक्सलियों को सजा नहीं होती इसलिए नक्सलवाद चल रहा है, माओवादियों को सजा नहीं होती इसलिए माओवाद चल रहा है, घुसपैठियों को सजा नहीं होती इसलिए 5 करोड़ घुसपैठिए आ गए हैं, धर्मांतरण कराने वालों को सजा नहीं होती इसलिए धर्मांतरण हो रहा है, अवैध निर्माण करने वालों को सजा नहीं होती इसलिए अवैध निर्माण हो रहा है, जिहादियों को सजा नहीं होती इसलिए जिहाद बढ़ रहा है। भारत में जितनी समस्याएं चल रही हैं इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था है। इसको बदलना पड़ेगा। और मैं सुप्रीम कोर्ट में बार बार यह कह चुका हूं, मैं कई बार यह कह चुका हूं कि भारत के संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को असीमित शक्तियां दिया हुआ है और इस संविधान का लक्ष्य है न्याय करना। अब न्याय 50 साल में करना यह थोड़ी कोई न्याय हुआ। न्याय का मतलब 6 महीने में न्याय करना, 8 महीने में न्याय करना, ज्यादा ज्यादा साल भर में न्याय करना। अगर एक व्यक्ति कोई गलत काम करे, उसको साल भर के अंदर 6 महीने के अंदर सजा हो जाए तो बाकी 10 लोग डर के मारे वो काम नहीं करेंगे। एक आदमी गलत काम किया, उसको सजा नहीं हुई तो बाकी 10 लोग उसे प्रमोट हो जाएंगे। एक व्यक्ति ने बोला 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। अगर उसको 10 साल सजा हो गई होती तो दोबारा ऐसी कोई बात कहने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन वो जेल में होने की बजाय विधानसभा में बैठा हुआ है घटिया कानूनों के कारण, इसलिए बाकी लोग भी कह रहे हैं मैं भी खत्म कर दूंगा, मैं भी खत्म कर दूंगा, मोदी भी जाहिल है, फलाने भी जाहिल है, इसको भी मारूंगा, उसको भी मारूंगा, सब कह रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, सठे साठ्यम समाचरेत, ये कहां का सिद्धांत है? जोर से बोलिए। भारत का। लोहा लोहे को काटता है, यह कहां कहा जाता है? भारत। भय बिन होय न प्रीत, यह कहां लिखा है? रामायण में। जिन देशों ने सठे साठ्यम समाचरे सिद्धांत को अपना लिया वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। जिन देशों ने भय बिन होय न प्रीत इस सिद्धांत को अपना के अच्छे सिस्टम बना दिए, वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है, व्यापार फल फूल रहा है। इसका उदाहरण है आपके सामने सिंगापुर। 50 साल पहले कुछ नहीं था, आज दुनिया का सबसे डेवलप्ड कंट्री हो गया। 50 साल पहले जापान में कुछ नहीं था, आज दुनिया का सबसे डेवलप्ड कंट्री हो गया। 50 साल पहले कोरिया में कुछ नहीं था, आज दुनिया का सबसे डेवलप्ड कंट्री हो गया। चीन हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ, हम 1947 में आजाद हुए, चीन 1949 में आजाद हुआ, आज विश्व महाशक्ति बन गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सठे साठ्यम समाचरे सिद्धांत को अपनाया। अभी कुछ दिन पहले सिंगापुर में एक व्यक्ति के पास 900 ग्राम गांजा मिला था, मात्र 900 ग्राम। 1 साल के अंदर फांसी हो गई उसको। दोबारा सिंगापुर में कोई गांजा लेके घूमेगा क्या? बोलिए जरा। नहीं। अभी चीन में एक कंपनी, सरकार गवर्नमेंट कंपनी के जीएम ने ठेकेदार से 2 लाख युआन ले लिया था, फांसी दे दिया। अब चीन के जापान में चीन की सरकारी कंपनी कोई अपने पैसा मांगेगा क्या? कुछ दिन पहले कोरिया में एक आदमी अवैध रूप से घुस गया था, 20 साल की सजा हुई है, 20 साल की। दोबारा कोई कोरिया में घुसने की कोशिश करेगा क्या? नहीं। सठे साठ्यम समाचरे।
हमारे यहां 5 करोड़ तो घुसपैठिए आ चुके हैं, 5 करोड़। और वो घुसपैठिए इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि घुसपैठ के खिलाफ हमारे पास कोई कठोर कानून नहीं, और जब उसके खिलाफ कुछ सरकार निकालने की कोशिश करती है तो 10-15 बड़े वकीलों का समूह सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, मानवता के आधार पे उनकी मांग करने लगता है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात, सुप्रीम कोर्ट भी उसको स्टे कर देता है। तो पहली बात तो घुसपैठिए पकड़े नहीं जाते, और पकड़ में भी आ गए, पुलिस ने मान लो पकड़ भी लिया, मामला बाद में उसको कोर्ट से स्टे मिल जाता है। आज की डेट में न्यायिक व्यवस्था के असफलता का ही कारण है कि भारत में अपराध कम नहीं हो रहा। आप लोग टीवी पे सुनते होंगे, आज यहां हत्या हो गई, आज वहां हत्या हो गई, आज वहां हत्या हो गई, वहां हत्या हो गई। इस हत्या का मूल कारण यही है। एक हत्यारे को आप साल भर के अंदर फांसी दे दीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगले 5 किलोमीटर के एरिया में कोई हत्या करने की कोशिश नहीं करेगा। ये सिद्धांत है। एक नशा का तस्कर को आप फांसी दे दीजिए, 20 किलोमीटर के एरिया में कोई गांजा की पुड़िया लेकर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। आज की डेट में नशा तस्करी हमारे लिए बहुत बड़ा एक खतरा बन गया। स्कूल के आसपास, कॉलेज के आसपास, यूनिवर्सिटी के आसपास, हर जगह। यहां ऐसा नहीं है, मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि सिगरेट के पैकेट में, पान के पैकेट में, बीड़ी के पैकेट में अफीम, चरस, गांजा बेचा जा रहा है। हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। चंद लोग फायदा उठा रहे हैं, चंद लोग पैसे कमा रहे हैं इस ड्रग स्मगलिंग से। पहली बात तो कानून कमजोर है, दूसरा जितना है भी उतनी भी सजा नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट में मेरी पीआईएल चल रही है, जिसमें मैंने यही कहा, यह ड्रग स्मगलिंग हमारे लिए एक राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा हो चुका। ड्रग स्मगलिंग आप मानते हैं कि नहीं सुरक्षा के लिए हमारे खतरा है? जोर से बोलिए जरा। और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हो उसके लिए कानून है, उसको कहते हैं एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन न पुलिस वालों को पता है कि हां एनएसए लगाना है, न कप्तान को पता। जिनको पता भी अगर लगा भी देते हैं बाद में कोर्ट उसको स्टे कर देती है। ड्रग स्मगलिंग के कई सारे रेमिफिकेशन होते हैं। पहले बच्चा ड्रग एडिक्ट होता है, फिर बाद में पॉर्न का एडिक्ट हो जाता है। जब ड्रग एडिक्ट हुआ, पॉर्न एडिक्ट हुआ, फिर डिस्को बार जाना शुरू कर देगा, धीरे धीरे बियर बार जाना शुरू कर देगा, धीरे धीरे डांस बार में जाना शुरू कर देगा। कहां से भारत की संस्कृति मजबूत होगी? और भारत की संस्कृति को मजबूत करना केवल सरकार का काम नहीं है। भारत की संस्कृति को मजबूत करना हमारे सुप्रीम कोर्ट की भी यही ड्यूटी है, हाई कोर्ट की भी यही ड्यूटी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी यही ड्यूटी है। ये सब संविधान के दायरे में है। और संविधान अगर कहता है भारतीय संस्कृति को मजबूत करो, तो नशा भारत की संस्कृति को कमजोर करता है। इसका मतलब नशे के खिलाफ कार्रवाई करना ये सरकार की भी ड्यूटी है, ये कोर्ट की भी ड्यूटी है, ये जज की भी ड्यूटी है, ये सबकी ड्यूटी है। आज जो सबसे बड़ा खतरा एक बना हुआ है, जो कल्चरल वॉर चल रहा है पूरी दुनिया में, जो गाजा पट्टी में चल रहा है, इससे हम पहले 500 साल पहले भी परेशान थे और आज भी परेशान हैं। हमारे देश में 16 संस्कार की व्यवस्था थी। 16 संस्कार की जो व्यवस्था थी उसका लाभ यह था कि केवल वांछित संतानें पैदा होती थी। वांछित समझते हैं ना? अवांछित संतान पैदा ही नहीं होती थी। और याद रखिए,
वांछित संतान वांछित कार्य करती है और अवांछित संतान अवांछित कार्य करती है। 16 संस्कार की व्यवस्था धीरे 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 इतनी कमजोर हो गई। अब तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं 16 संस्कार होता क्या है। वैसे बाद में गूगल करिएगा, आपको मिल जाएगा सब। 16 संस्कार में क्या क्या होता है वो सबको पता है, मतलब गूगल करेंगे मिल जाएगा आपको। 16 संस्कार पहले गुरुकुल के माध्यम से पूरे समाज में फैलता था। गुरुकुल बंद हो गए, आधे गुरुकुल मुगलों ने बंद कर दिए, बाद में अंग्रेजों ने बंद कर दिए। अब क्या चल गया भारत में, राइट टू एजुकेशन चलता है। लेकिन अल्टीमेटली शिक्षा का प्रचार प्रसार करना इस कानून के अंतर्गत सरकार की ड्यूटी हो गई। और हम अगर चाहते हैं अच्छा समाज बने तो अच्छा संस्कार जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। हमारे बच्चे संस्कारी होने चाहिए, और उसमें ऐसे नहीं कि 50% बच्चे संस्कारी हो गए तो समाज में शांति रहेगी ना। एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। सब संस्कारी होने चाहिए। तो समाधान क्या है? समाधान यह है, इस राइट टू एजुकेशन एक्ट में एक शब्द जोड़ दिया जाए, इक्वल। तो ये क्या बन जाएगा? राइट टू इक्वल एजुकेशन, यानी सबके लिए समान शिक्षा। और सबके लिए समान शिक्षा हो तो उसमें क्या पढ़ाना चाहिए? जो सबके लिए अच्छा हो या कुछ लोगों के लिए अच्छा हो? समानता पढ़ाना चाहिए क्या? समानता जोर से बोलिए जरा। न्याय या अन्याय, आजादी या गुलामी, भाईचारा या नफरत, एकता या अलगाववाद, सत्य या असत्य, हिंसा अहिंसा, चोरी ईमानदारी, सदाचार या विचार, शांति अशांति, संतोष असंतोष, नशा तस्करी नशा नियंत्रण। भैया, इस संविधान का लक्ष्य ही यही है कि भारत में राम राज्य की स्थापना हो।